Hello all, welcome back to Made Legal. With the ongoing CPC full lecture series, हम आज डील करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि है रेस जुडिकाटा। आप सभी को इसका मीनिंग, जनरल मीनिंग पता ही होगा। रेस जुडिकाटा समहाउ मीन्स जहाँ पर हम किसी कोर्ट को रोकते हैं कि किसी एक ऐसे मैटर को डील करने से जो कि ऑलरेडी कोई एक कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको डिसाइड कर चुका। So there is always an estoppel upon the courts, not upon the parties. Parties को नहीं रोका जाता है कि आप सूट ना फाइल करें अंडर रेस जुडिकाटा, बट एज पर सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी यहाँ पर कोर्ट को रोका जाता है कि आप भाई इस मैटर को डील ना करें। क्यों? सिंपल रीजन कि आप ऑलरेडी इस मैटर को इन्हीं दोनों पार्टीज के अंदर, इन्हीं दोनों पार्टीज के बीच आप डील कर चुके हैं। जब एक बार सफिशिएंट डिसीजन आ चुका है, जजमेंट आ चुका है अपॉन एनी इशू, तब उसको बार बार डील करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। एंड दैट इज वाई रेस जुडिकाटा इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंक्लूसिविटी। कंक्लूसिव, इट इज द प्रिंसिपल जो कि कहता है, पेनाल्टी देता है किसी भी जजमेंट को। एक बार कोई जजमेंट बिटवीन द सेम पार्टीज एक बार दे दिया गया बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऐसा जिसके ऊपर अधिकार था उसको देने का, अब उसके बाद द अदर कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम डीलिंग विद द सेम मैटर। इसीलिए आज हम सेक्शन 11 को पढ़ेंगे। सेक्शन 11 के अंदर एक बेयर प्रोविजन है और उसके साथ एसोसिएटेड 8 एक्सप्लेनेशंस हैं। 8 एक्सप्लेनेशंस प्रीलिम मेंस हर जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 11 को डाइसेफाई करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, डीकोड करने की कोशिश करते हैं। सो जस्ट म्यूरली रीडिंग द बेयर एक्ट फॉर यू एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट डज सेक्शन 11 स्पीक्स ओवर हियर। सेक्शन 11 सेज नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। फर्स्टली, किसी भी कोर्ट को अधिकार नहीं है क्या चीज़ प्रोसीड करने का, कोर्ट की प्रोसीडिंग करने का। किस चीज़ को लेके? या तो किसी सूट को लेके या तो इशू को लेके। वेरी इंपॉर्टेंट। हमको जनरली क्या लगता है ना, रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है सूट्स पे, बट सबसे पहली लाइन 5-6 शब्दों के बाद ही कहा जाता है इशू भी तो है। तो देयर इज 2 काइंड्स ऑफ रेस जुडिकाटा। एक तो है सूट एस्टॉपल, सूट में ना प्रोसीड करना। सेकेंड, इशू में भी ना प्रोसीड करना। जैसे कि मान लेते हैं ए और बी पार्टीज के बीच में 3-4 इश्यूज थे। एक कि भाई कितना रेंट देना चाहिए, एक किसकी प्रॉपर्टी है, तीसरा मान लेते हैं कि सेल का कोई इशू था। 3 इशू है, सेल, किसकी प्रॉपर्टी, हु इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनरशिप डिसाइड होनी है, और एक की रेंट कितना है। अब इनमें से मान लेते हैं ओनरशिप डिसाइड हो चुकी है, रेंट कितना होना चाहिए, सेल में किसका है क्या है, ये डिसाइडेड नहीं हुआ। अब ए और बी फिर से सूट फाइल करेंगे और ये कहते हुए कि प्लीज़ डिसाइड अपॉन दिस मैटर कि भाई हम में से ओनर कौन है। तो कोर्ट कहेगा कि नहीं भाई ये तो इशू स्टॉप्ड है। एज पर सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा विल अप्लाई टू इट। दैट कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट, दैट कोर्ट हैज़ नो पावर, हैज़ नो राइट कि वो प्रोसीड करे और फिर से डिसाइड करे कौन ओनर है इनके बीच, जो कि वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। तो सूट फाइल हो सकता है दोबारा से, किस चीज़ को लेके? 2 चीज़ों को लेके कि सेल क्या, किसका क्या है, एंड सेकेंडली रेंट कितना पे होना चाहिए। अंडरस्टूड? इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन अ फॉर्म ऑफ सूट। तो दोनों में सब्जेक्ट मैटर या आप मान लें इशू सब्सटैंशियली एंड डायरेक्टली होना चाहिए। अब आई विल डील विद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटैंशियली एंड डायरेक्टली, आई विल डील विद ऑल दोज थिंग्स। देन between the same parties, the next most important essential is the suit या issue जो रेज हो रहा है वो between the same parties हो। A और B मतलब A और B ही हो, ये नहीं A और C हुआ। अगर A और C के बीच में ओनरशिप, सेल, रेंट फिर से डिसाइड करना है तो अब कोर्ट बाउंड नहीं है, रुकेगा नहीं। ही इज नॉट stopped as per res judicata, the court is not stopped from going ahead and deciding that matter because the parties are different। इश्यूज सेम हो सकते हैं और पार्टीज डिफरेंट है, तो बिल्कुल ही केस अलग हो गया। और बिटवीन द पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, या तो सेम पार्टीज हो या तो सेम टाइटल के अंदर भी हो। ठीक है? सेम टाइटल मतलब मान लेते हैं एज अ मैनेजर अ सूट हैज़ बीन फाइल्ड फॉर सम पर्टिकुलर थिंग, एंड सेकेंडली फिर से एक और सूट फाइल हुआ एज अ मैनेजर इटसेल्फ फॉर द सेम पर्टिकुलर थिंग, तब बार्ड हो जाएगा। पार्टीज भी सेम है और मैनेजर की पोजीशन, टाइटल, जिस टाइटल के अंदर सूट फाइल हुआ है वो भी सेम है।
अब जैसे कि एक अडॉप्टेड सन है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ का एक फैक्ट बता देती हूँ। अडॉप्टेड सन है, वो सूट फाइल करते हैं क्लेमिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, और वो जब वो क्लेम कर रहे होते हैं एक पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, वो कहते हैं एज पर द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज दिस पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी हिज ओन। अब ये जो सूट है डिसमिस हो जाता है, कहा जाता है भाई अग्रीमेंट वैलिड नहीं है तो सूट डिसमिस हो गया। तब उसके बाद फिर वो एक और सूट फाइल करते हैं, दैट अडॉप्टेड सन फाइल्स अनदर सूट under the capacity of an adopted son itself and stating that as I am the adopted son, then I am eligible to have the whole property against the same person. Will this suit be barred? Will this suit be barred by res judicata? तो court over says कि ये सेम टाइटल पे तो नहीं है, करेक्ट, बट हाँ कंस्ट्रक्टिव res judicata will apply. कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा माइट अप्लाई, बिकॉज जब उन्होंने अडॉप्टेड सन ने पहला सूट फाइल किया था क्लेमिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, और ये कहते हुए कि एक मेरा एक अग्रीमेंट था हम दोनों के बीच में, इसके अकॉर्डिंगली मुझे वो मिलना चाहिए, तो उनको ये चीज़ पता थी, उनको तब ये चीज़ पता थी कि मेरे पास, मैं एक अडॉप्टेड सन भी हूँ और मेरे पास एक और अधिकार है एज एन अडॉप्टेड सन टू टेक अ वोल प्रॉपर्टी एज अ वोल, करेक्ट। तो यहाँ पर रेस जुडिकाटा माइट कंस्ट्रक्टिव res judicata might apply but same title won't apply. Understood? जैसे ही ए मान लेते एक ए सूट फाइल कर रहा है अगेंस्ट बी एज अ मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी, और दूसरा एक और सूट फाइल कर रहा है अगेंस्ट बी एज अ एयर ऑफ प्रॉपर्टी। मैं एयर हूँ, एयर मतलब मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ उसका, लीगल एयर हूँ उसका। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर टाइटल डिफरेंट हो जाएगा, तब कोर्ट अलाउ कर देगी टू file the suit or to go ahead and proceed with the suit between the same parties having the same issues. Fine. In a competent court, कहाँ सूट फाइल होना चाहिए? In a competent court, और जो कि finally heard and decided हो जाए between the parties. Now there are different explanations, 8 explanations हैं। अब ये सारे हम explanations with the essentials पढ़ेंगे, so don't worry about it. सबसे पहला जो explanation है वो former suit को define करता है। एक्सप्लेनेशन 2 कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट को बताता है। एक्सप्लेनेशन 3 मैटर को बताता है, सब्सटैंशियली मैटर कैसे हो सकता है, इशू कैसे रेस हो सकता है वो। एक्सप्लेनेशन 4 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात बता रहा है। एक्सप्लेनेशन 5 आपको रिलीफ की बात बताता है, एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट व्हिच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड। तो क्या माना जाएगा, कोई रिलीफ आपने मांगी और कोर्ट ने उसको ग्रांट नहीं की तो क्या माना जाएगा कि पर्पसली डीम्ड टू बी रिफ्यूज्ड होगा। ये नहीं कि आप जाके दूसरा सूट फाइल करेंगे कि भाई मैंने तो आपसे रिलीफ मांगी थी, कोर्ट आपने दी नहीं, तो हम डीम कर लेंगे कि कोर्ट ने वो रिलीफ मेरी रिजेक्ट कर दिया। एक्सप्लेनेशन 6 बात करता है डिफरेंट पार्टीज की, कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेम पार्टीज का डेफिनेशन कितना वाइडर है, तो अभी मैं उसको डील करूँगी। एक्सप्लेनेशन 7 डील्स विद योर लिमिटेड स्कोप, सॉरी एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स, इट डील्स विद योर एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्रीज, एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स की बात करता है। आई डील विद दिस एज वेल। एक्सप्लेनेशन 8 डील्स विद लिमिटेड जुरिसडिक्शन। आप बस ये वर्ड्स मार्क कर लो किससे क्या डील कर रहा है। क्वेश्चन पेपर प्रीलिम में स्पेशली ये पूछे जाते हैं कि लिमिटेड जुरिसडिक्शन किस एक्सप्लेनेशन के अंदर आता है, आपका फॉर्मर सूट किस एक्सप्लेनेशन के अंदर, रेस जुडिकाटा सबको पता होता है, रेस जुडिकाटा इज वेरी कॉमन, सबको पता होता है एक्सप्लेनेशन 4 के अंदर आता है, ठीक है। नाउ गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज this doctrine of res judicata is based upon 3 important maxims. The first being nemo debet bis vexeri pro unte et idem causa. No man should be vexed twice for the same cause. किसी भी पर्सन को आप 2 बार एक ही ऑफेंस के लिए पनिश नहीं कर सकते। Secondly, interest republica ut sit finis litem. It is in the interest of the state that there should be an end to the litigation. हमेशा लिटिगेशन चलती रहेगी तो पेंडिंग सूट्स ही रहेंगे, कोर्ट के पास तो टाइम ही नहीं रहेगा न्यू फ्रेश मैटर्स को डील करने के लिए। तो इट इज़ ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कि जल्द से जल्द कोई लिटिगेशन एंड हो जाए। एंड थर्ड, रेस जुडिकाटा प्रो वर्टियर एक्टिपुरेट, अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। कोई भी एक डिसीजन आ चुका है, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। रेस जुडिकाटा जो हमने टर्म निकाला है वो हमने इसी मैगजीन से निकाला है। दिस इज द वोल मैक्सिम फॉर रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा हम सिंपली यूज करते हैं, रेस जुडिकाटा प्रो वर्टिए एसिपिटर इज द फुल मैक्सिम फॉर द सेम। प्लीज डू रिमेंबर दीज मैक्सिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस।
वॉट एवर आई बी डीलिंग विद इन दिस सीरीज, मेरी कोशिश ये रहती है विद इन 30 to 40 मिनट्स आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके सामने हो जाए. नेक्स्ट, गोइंग अहेड विद द कंडीशंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा. द फर्स्ट condition is that the litigating parties are same. There must be litigating parties are the same. Ab this parties is not limited to only parties who are litigating. It extends as per explanation 6. It extends आपके litigating parties के अंदर हम legal representative, agents, legal heirs इन सबको भी count करते हैं. assignees, agent and your लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इन सबको हम काउंट करेंगे अंडर द डेफिनेशन ऑफ लिटिगेटिंग पार्टी एज पर एक्सप्लेनेशन 6. डू राइट इट ओवर देयर. नेक्स्ट, द पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टाइटल का. ठीक है, लिटिगेटिंग पार्टीज फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड, अंडर द सेम टाइटल उनको डील करना चाहिए. जैसे कि मैंने कहा एक मैनेजर के टाइटल में और एक एयर लीगल एयर के टाइटल में सूट फाइल कर रहा अगेंस्ट द सेम पार्टी फॉर द सेम इशू. तब इस सिचुएशन में टाइटल अलग हुआ तो यहाँ पर रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई. थर्ड, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू. डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू मतलब कि वही मैटर जो इस वाले केस में रेंट रिलेटेड है वही सेकेंडली रेंट रिलेटेड होना चाहिए, नॉट कोलैटरली इन इशू. कोलैटरल मैटर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट डिसाइड करने के लिए कोर्ट ने जो क्या कहते हैं एरिया, हाउस का एरिया उसको कैलकुलेट किया और ये कहा कि देखिए आपने जो मुझे प्लीडिंग्स दी है उसके अंदर हाउस एरिया लिखा है 750 स्क्वायर फीट मान लेते 750 स्क्वायर फीट है, बट एक्चुअली इट इज 785 स्क्वायर फीट. तो क्या 785 स्क्वायर फीट इज अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू? नहीं. व्हाट इज मैटर डायरेक्टली सब्सटैंशियली इशू इज द रेंट अमाउंट. तो वो चीज़ अगर हैंड हो गई तब तो कोई बात नहीं. दिस इज ओनली कोलैटरल इशू. इन डिसाइडिंग कितना रेंट देना चाहिए कोर्ट ने और इन्वेस्टिगेशन की कि प्रॉपर रेंट हम डिसाइड कर पाए, उसके लिए जो उन्होंने मेजरमेंट किया दिस इज कोलैटरल इन इशू. ठीक है, रेड विद एक्सप्लेनेशन 3 and 4. 3 क्या बात करता है? 3 बात करता है सब्जेक्ट मैटर की. सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? विच इज डिनाइड बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी. एक कोई डिनाई कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, कंट्रोवर्सी होगी तो सब्जेक्ट मैटर बन जाता है ऑफ द कोर्ट. एक्सप्लेनेशन 4 क्या बात करता है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की. एनी सब्जेक्ट मैटर विच ऑट टू बी प्रेजेंट. आपका कोई इशू जो कि पार्टीज के बीच में तब भी होना चाहिए, आपने नहीं उस वक्त किया, बाद में फॉर द सेम मैटर यू कैन नॉट फाइल दी सूट. ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अडॉप्टेड सन का कि पहले अडॉप्टेड सन ने एज पर द अग्रीमेंट सूट फाइल किया कि भाई पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी दे दीजिए. जब वो डिसमिस हो गया तो उन्होंने दूसरा सूट फाइल किया क्लेमिंग करता हुआ कि अरे मैं तो अडॉप्टेड सन हूँ, मेरे पास तो पूरी प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए. अब इस सिचुएशन में कोर्ट ने कहा कि भाई जब तुमने पहला सूट फाइल किया था तो तुम्हें नहीं याद था कि तुम अडॉप्टेड सन हो, तुम्हारे पास पूरे प्रॉपर्टी का राइट है. तब तो तुमने एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी कि तुम कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी हो, तुमने अकॉर्डिंगली उसका कर दिया. अब नाउ दिस सेकेंड सूट विल बी कम्प्लीटली बार्ड. इट विल बी कम्प्लीटली बार्ड क्योंकि ये मैटर ऑट टू बी इन इशू होना चाहिए, है ना. अडॉप्टेड सन को दोनों रेस करने चाहिए इशू, या तो कॉन्ट्रैक्चुअल के बेसिस में आप मुझे पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी दे दो, इफ नॉट पॉसिबल तो एज अडॉप्टेड सन आई हैव अ राइट अपॉन दी होल प्रॉपर्टी. Now, going ahead with the next condition, fourth condition, the matter has been finally decided between the parties. The matter is required to be finally decided. अब इसके लिए explanation 5 हम पढ़ेंगे. यही अगर कोई रिलीफ डिनाई कर दी गई है या रिलीफ नहीं दी गई है तो इट विल बी डीम्ड एज रिफ्यूज. उसके लिए आप सेकेंड सूट फाइल नहीं कर सकते. सेकेंडली, द लास्ट कंडीशन बीइंग द सूट हैज बीन डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. रेड विद एक्सप्लेनेशन 8. Competent court over here means the court which has the jurisdiction upon the matter. Like for example, अगर आपका जूनियर डिवीजन मैजिस्ट्रेट के पास अधिकार है 10 लाख तक का कोई भी मॉनेटरी अमाउंट का सब्जेक्ट मैटर डील करने का और 20 लाख का मैटर डील कर रहा है तो ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. ठीक, बट दिस ऑल्सो एक्सटेंड्स टू कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट एक्सटेंड्स टू लिमिटेड जुरिस्डिक्शन. लिमिटेड जुरिस्डिक्शन में मान लेते हैं कोर्ट एज अ होल जूनियर डिवीजन 20 लाख का मैटर डिसाइड नहीं कर सकता और जो सूट फाइल हुआ उसका टोटल वैल्यू तो 20 लाख है, पर जो इशू उसने डील किया है वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का था. तब तो वो उस इशू के लिए लेकर हम उसको पार कर देंगे.
इशू एस्टॉपल लग जाएगा बिकॉज ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन. अंडरस्टूड. एंड सेकेंडली कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के अंदर एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स भी आएंगे. ऑल द एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स एज पर एक्सप्लेनेशन 7. मैंने लिखना भूल गई यहाँ पर. प्लीज डू राइट प्लस एक्सप्लेनेशन 7 एज वेल. अगर कोई कोर्ट ऑर्डर कर रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, दोज आर ऑल्सो कॉम्पिटेंट कोर्ट एज पर सेक्शन 11 एंड एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ 7. उन्होंने भी जो ऑर्डर दिया है दैट क्रिएट्स रेस जुडिकाटा. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस बिफोर यू इज दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. एन नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर इट. दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कुछ नहीं कहा गया. जो कंडीशंस है ना ये लेट डाउन की गई. बेसिक चीज़ें जो हम डील करेंगे कि एसेंशियल्स ये होने चाहिए रेस जुडिकाटा के, यही सिर्फ दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया था. नाउ गोइंग अहेड विद द जनरल प्रिंसिपल्स रेस जुडिकाटा के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम पर्सपेक्टिव. मेरा पूरा कॉन्सेप्ट इसको यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल लिखने का था कि आपको प्रीलिम पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी चाहिए. उसके लिए मैंने पॉइंटर्स लिख रखे हैं. जैसे फर्स्ट रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है आर्टिकल 22 को, 20 सबसेक्शन 2 को या क्लॉज 2 को, और सेक्शन 300 ऑफ CRPC या BNSS को, जो कि दोनों बात करते हैं डबल जेपार्डी की. दीज टू प्रोविजन डील विद डबल जेपार्डी. तो रेस जुडिकाटा डबल जेपार्डी में अप्लाई करता है. और अगर यही चीज़ कही जाए तो हमारे पास एक मैक्सिम भी है, नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज. करेक्ट. वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है 20. अब ये मैक्सिम ना पूछ के उन्होंने क्या पूछ लिया, आर्टिकल सेक्शन पूछ लिए. तो याद रखिएगा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 300 CRPC BNSS. लकीली आपको याद नहीं करना पड़ेगा. CRPC का अगर सेक्शन 300 याद है तो वही चीज़ BNSS में भी लिखी गई है. देन रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू बोथ सूट एंड ऑन इशू. ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया. थर्डली वेरी इंपॉर्टेंट, रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई करता है बिटवीन को प्लेंटिव्स एंड को डिफेंडेंट्स. को प्लेंटिव्स और को डिफेंडेंट्स में भी रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है. अ वेरी इंपॉर्टेंट केस इज कोटिंगम वर्सेस अर्ल ऑफ स्वेशबरी. कॉटिंगन वर्सेस अर्ल ऑफ स्वेशबरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस. उसी के लिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, ये उन्हीं केस का जजमेंट है. इसमें लिखा है इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन देम. अगर को प्लेंटिव्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज नेसेसरी टू डिसाइड द कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर टू गिव रिलीफ टू द अदर पार्टी. अगर वो कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड नहीं होगा तब तक की रिलीफ नहीं मिलेगी दूसरी पार्टी को. तो अगर कोर्ट ने उनका कॉन्फ्लिक्ट के लिए कोई डिसाइड कर दिया, अब ये जो डिसाइड हुआ है बिटवीन दीज को प्लेंटिव्स विल एक्ट एज अ रेस जुडिकाटा. अब ये को प्लेंटिव्स को डिफेंडेंट्स जाके सूट फाइल नहीं कर सकते अगेंस्ट ईच अदर रिगार्डिंग द सेम इशू जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय द कोर्ट. ठीक है. दो द इशू वाज बिटवीन को प्लेंटिव्स एंड डिफेंडेंट, पर अगर को प्लेंटिव्स का ही मैटर कोर्ट ने कोई डिसाइड किया तो वो रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा. कॉटिंगन वर्सेस अर्ल ऑफ स्वेशबरी. Please do find the case and mark it over here. Then next, the provision is not applicable on pro forma defendant. Very important. Pro forma defendant के ऊपर res judicata will not apply. क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ उसको डिफेंडेंट बनाया है सो दैट अगर हमको कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जाननी हो केस से रिलेटेड तो वो बता पाए, हेल्प कर पाए. जबकि उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट प्लेंटिफ ने कोई भी रिलीफ नहीं क्लेम की होती है. वो डिफेंडेंट सिर्फ और सिर्फ टू सपोर्ट द मैटर बना होता है. अंडरस्टूड. देयर इज नो रिलीफ क्लेम्ड अगेंस्ट हिम. और तभी कोई भी जजमेंट पास होगा अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स विल नॉट अप्लाई टू हिम बिकॉज ही इज नॉट द एक्चुअल पार्टी ऑफ द सूट, बिकॉज देयर इज नो रिलीफ क्लेम्ड अगेंस्ट हिम. इफ़ यू हैव एनी डाउट मेक श्योर कि आप मुझे कॉमेंट में पूछें. आई विल रिप्लाई टू इट. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. ऐसी अगर वीडियोज़ आपको इन डेप्थ वीडियो समझनी हो तो, अगर बिना पैसे दिए और सिर्फ अपने इंटरनेट का यूसेज करते हुए आपको लॉ समझना है इन सच अ वे दैट इट मेक्स यू नॉलेजेबल एज वेल एज हेल्प्स यू इन क्वालिफाइंग प्रीलिम्स एंड मेंस, सो डू सब्सक्राइब टू मेड विथ यू. फाइन. गोइंग अहेड. नेक्स्ट, द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू रिट पेटिशंस. रिट पेटिशंस पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा एक्सेप्ट रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है आपसे. सेकेंडली, रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई टू कंसेंट डिक्रीज और योर कॉम्प्रोमाइज डिक्रीज. ठीक है. कंसेंट हो, कॉम्प्रोमाइज डिक्रीज हो, इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करता है बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन आप खुद कंसेंट देकर आते. क्या ये जजमेंट का कोई हुआ है? क्या जजमेंट प्रोसीडिंग्स के थ्रू ये केस आता है, डिक्री पास होती है? नहीं. इट इज अपॉन द पार्टीज हु हैव डिसाइडेड. इट इज जस्ट द कोर्ट हु इज साइनिंग अपॉन दैट कंसेंट.
ठीक है. तो over here consent decrees, compromise decrees has no application whether in case of res judicata. Lastly, res judicata is different from the concept of estoppel or from stare decisis. Estoppel is upon the parties, res judicata is upon the court. ठीक है. Make sure you are aware of all these general principles. Now we'll be going ahead with the landmark cases and recent cases on this res judicata. The first important case is Satyadhan Ghoshal versus Deorajan Devi. इसमें क्या कहा था? Court stated once a matter is finally decided by a competent court, no party can be permitted to reopen it in a subsequent litigation. सिंपल सी चीज़ कही गई. रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को ही आराम से लेमन लैंग्वेज में सत्यधन ने लिखा है. क्या चीज़ कही है? कोर्ट ने कहा यहाँ पर कि एक जो मैटर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जिसके पास जुरिस्डिक्शन था उस मैटर को डील करने के लिए उसने डिसाइड कर लिया है, तो पार्टीज के पास राइट नहीं है कि वो वापस जाके उस मैटर को खोले. फिर नेक्स्ट इज योर मथुरा प्रसाद वर्सेस दोजाईबाई एनजी जीजे बॉय 1970 का केस है. इसमें क्या कहा गया? द कोर्ट हेल्ड वेयर द क्वेश्चन इज वन प्योरली ऑफ लॉ एंड इट रिलेट्स टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट sanctioning something illegal or by resort of res judicata, party affected by the decision will not be precluded from challenging the validity of that order. सिंपल सी चीज़ कही गई. कोई अगर आप मैटर कोई ऐसा कोर्ट डील कर रहा है जिसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था उस मैटर को डील करने के लिए, तो क्या उस मैटर जो जजमेंट आ गया है पास्ड बाय एनी कोर्ट जिसके पास कॉम्पिटेंसी ही नहीं थी, क्या वो रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा? नहीं. ऐसे पे पार्टीज बाउंड नहीं है. इवन कोर्ट्स आर नॉट बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एज पर सेक्शन 11. ठीक है. मथुरा प्रसाद फॉर यू. नेक्स्ट, इन ईसाबेला जॉनसन वर्सेस एम.ए. सुसाई, it was held that the court which has no jurisdiction in law cannot be conferred with the jurisdiction by applying principle of res judicata. It is well stated that there can be estoppel on pure question of law. बहुत अच्छी सी बात कही. अगर किसी इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया है तो आप प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा लगा के ये नहीं कह सकते कि यार चलो कोई नहीं, इन्होंने जजमेंट जो पास किया वो सही है तो हम इनको कॉम्पिटेंसी दे देते हैं. नहीं. प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट कोर्ट के जजमेंट्स के ऊपर ही अप्लाई करेगा. वो किसी भी इनकॉम्पिटेंट कोर्ट के जजमेंट को कॉम्पिटेंसी नहीं देगा. रिमेंबर दिस फैक्ट. अंडरस्टूड? जो एक सिंपल प्रोविजन है उसको उल्टा करके नहीं लगा सकते कि चलो ऐसे अप्लाई कर देते हैं. यहाँ कोई भीख नहीं कोई मांग रहा है और लॉ बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में अप्लाई होता है. दो इट इज़ अ सिविल लॉ, लिबरल अप्रोच होती है एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, बट स्टिल it is a procedure in nature and that is why it has strict application. Now the next case में आपका court of limited jurisdiction की meaning बताई गई. not so important, you can just skip it out. Next, going ahead with Allahabad High Court judgment whereby it is held that the principle of res judicata does not apply to taxation matters. Very well said. Exception to res judicata is taxation matter. However, the department cannot be allowed to change its stance from the same assessee for different assessment year unless there is a change. पर एक ही assessee का मतलब एक ही कोई पर्सन जिसका असेसमेंट हो रहा हो उसका स्टैंड नहीं चेंज हो सकता. उस पर अप्लाई करेगा कि नेक्स्ट ईयर आप कुछ बोल रहे हो, पहले ईयर कुछ बोल रहे हो, वो आपका स्टैंड नहीं चेंज हो. पर क्या टैक्सेशन मैटर्स में रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं अप्लाई करता. एज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड एज पर सेटल्ड इशू ऑफ लॉ. दिस इज सेटल्ड लॉ. Next, coming with your recent case of 2023, Sameer Kumar Majumdar versus Union of India. Over here, the division bench of the Supreme Court had retreated, मतलब दोहराया, the principle of constructive res judicata and stated ये जो doctrine है, it is based upon public policy, following from the age-old maxim, interest republica utsit venus. There should be an end of justice. एंड ऑफ लिटिगेशन. ये एक स्टेट का इंटरेस्ट होता है एंड दैट इज वाई प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा पे बेस्ड अपॉन पब्लिक पॉलिसी ये चीज़ अप्लाई करी जाएगी. वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे एक बार पूछा जा चुका है. नेक्स्ट, गोइंग अहेड विद द रीसेंट केस लॉ ऑफ एस.सी. गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. सिंपल सी बात की गई कि रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे पर भी आपका रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा. इट इज़ अ सेटल्ड इशू एज वेल. Next, coming with the recent 24th May का 2025 का सुल्तान सैयद इब्राहिम वर्सेस प्रकाशन एंड अदर्स. Over here the Supreme Court has stated जो रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल्स है वो इम्प्लीडमेंट प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई करेंगे. इम्प्लीडमेंट मतलब
जहाँ पर एक पार्टी पेटिशनर से डिफेंडेंट बनना चाह रही है, जैसे माइनर के केस में ज़्यादातर होता है, माइनर अगर 18 साल का हो गया और माइनर कह रहा है नहीं मुझे अब प्रोसीड नहीं करनी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डिफेंडेंट, पर देयर इज अ को प्लेंटिव जिसको प्रोसीड करनी है, तो को प्लेंटिव क्या कर ठीक है भाई आपको प्लेंटिव नहीं रहना कोई बात, आप डिफेंडेंट बन जाओ। अब यहाँ जो डिफेंडेंट वो बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है, प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट, इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा। बट यहाँ पर कहा जा रहा है रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू इम्प्लीडमेंट प्रोसीडिंग, ये प्रोसीडिंग्स हो रही है इम्प्लीड करने की, उस पर अप्लाई करेगा एज पर अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ CPC, मीनिंग इफ द पार्टी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू रेज ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग देयर इम्प्लीडमेंट और नॉन इम्प्लीडमेंट at the appropriate stage but they had failed to do so, they cannot raise the same issue at a later stage. Impleadment related objection आपको रेज करना है तो at the given first given opportunity पे ही रेज करना पड़ेगा, बाद में जाके आप रेज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स फॉर नाउ, अगर अब रेस जुडिकाटा का आएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो SC घर का केस पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द रिसेंट केसेस क्रिमिनल केसेस आर बीन बार्ड एज पर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, ये कौन से केस में ये पूछा जा सकता है। एंड सेकेंडली इम्प्लीडमेंट प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट आपका लग रहा है कि नहीं रेस जुडिकाटा, ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो डू रिमेंबर दीज 2 केसेस एंड ऑब्वियसली डू रिमेंबर ऑल द लैंडमार्क एंड रिसेंट केसेस फॉर यू। मैंने बेस्ट ऑफ बेस्ट कैरियर ऑफ केसेस आपके लिए चूज़ करे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, प्लीज़ गिव अ वैल्यूएबल कमेंट, एंड सेकेंडली इफ़ यू वांट टू वॉच videos like this which are so knowledgeable for your competitive exam, for your own practical knowledge, do subscribe to the channel, do share the video to all the other people you